हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और आज मैं आप लोगों को यूनिट 8 का अध्ययन कराऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोग को सिलेबस में बताया था कि आपके इस पेपर का जो यूनिट 8 है वो शैक्षिक पर्यवेक्षण से संबंधित है, यानी एजुकेशनल सुपरविजन। एजुकेशनल सुपरविजन का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, इससे क्या फायदा होता है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि सुपरविजन और इंस्पेक्शन यानी पर्यवेक्षण और निरीक्षण में क्या अंतर होता है और ये दोनों क्या एक ही होते हैं, क्या इनका उपयोग ज्यादातर लोग एक ही तरह से करते हैं, तो ये चीजें किस प्रकार से अलग हैं। चलिए एक एक करके इनको हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद आप लोग का ये जो पेपर 1 है समाप्त हो जाएगा और पेपर 2 का 4 यूनिट बचा हुआ है तो उसको भी मैं कुछ दिनों में पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी सिलेबस पूरा कराइए। जल्दी देखिए नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे एक एक करके आपका हो जाएगा। मैं टाइम पे पूरा करा दूंगा, आप लोग के एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखिए। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, यूनिट 8। यूनिट 8 आप लोग का शैक्षिक पर्यवेक्षण यानी एजुकेशनल सुपरविजन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शैक्षिक संस्थानों के कार्यों की निगरानी, मार्गदर्शन और मूल्यांकन किया जाता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो शिक्षण संस्थान है वहां पर लोग, अधिकारी लोग जाते हैं, उस संस्थान में देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से उनका मूल्यांकन किया जा रहा है और किस प्रकार से उनको अच्छे तरह से समझा के, क्रियाविधि करा के चीजों को सिखाया जा रहा है। यदि वहां पर कुछ कमियां दिखती हैं तो उनको उचित सलाह दी जाती, उचित परामर्श दिया जाता है और इसलिए दिया जाता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में, क्वालिटी में सुधार किया जा सके। देखिए, यह जो है पर्यवेक्षण शिक्षकों को, पाठ्यक्रम को, शिक्षण विधियों को और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए सुनिश्चित करता है। यानी यह खाली बच्चों के लिए नहीं होता है, यहाँ जो भी पर्यवेक्षण होता है वो टीचर के लिए भी होता है, वहाँ का पाठ्यक्रम भी होता है, शिक्षण की विधियों के लिए भी होता है और वहाँ पे जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं विभिन्न कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, उन सब का भी वहाँ पर पर्यवेक्षण किया जाता है और फिर उन सभी लोगों को सम्मिलित रूप से कैसे बेहतर तरीके से क्रियान्वित करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। देखिए, इसको सरल शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करना है, उनकी सहायता करना है और उन्हें सुधार की दिशा में प्रेरित करना होता है ताकि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। यानी इसमें शिक्षकों को भी, शिक्षा प्रणाली को भी, दोनों लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करना है और उसके साथ साथ उनकी सहायता भी करनी है और उनको सही दिशा के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करना है। तब जाके बच्चों को अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल पाएगी। अब देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति क्या, नेचर ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। तो देखिए, पहली प्रकृति क्या है कि यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस है। इसका उद्देश्य केवल निगरानी नहीं बल्कि सुधार और विकास भी करना होता है। इसका मतलब यह केवल विद्यालयों में जाकर निगरानी करने का काम नहीं है, इसमें सुधार भी शामिल होता है और उसका विकास भी। अगर कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है तो उसमें सुधार भी करवाया जाता है और उसको फिर विकास के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कि एक स्कूल निरीक्षक, स्कूल इंस्पेक्टर शिक्षकों की शिक्षण विधियों का विश्लेषण करता है और उन्हें सुधार के लिए सुझाव देता है। आप लोग देखते होंगे कि हर जिले में DIS ऑफिस होता है, DIOS। तो वो लोग क्या करते हैं कि विद्यालयों की जांच करते हैं, जाते हैं, वहां विजिट करते हैं, तो उसमें ये लोग इन सारी चीजों का
एक बार मुआयना करते हैं और फिर उसके बाद अगर कुछ कमियां हैं, कोई दिक्कतें हैं तो उसको सही करने के लिए सुझाव देते हैं, तरीके बताते हैं। दूसरा इसका प्रकृति है, यह लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। यानी यह शिक्षकों और प्रशासन के बीच सहयोग और परामर्श पर आधारित होता है। ये एक तरह से कहा जाए कि बेहतर तरीके से काम करने के लिए जो योग्य लोग होते हैं उनके द्वारा अच्छा सुझाव दिया जाता है, और ये लोग जाकर वहां पर अपना प्रभुत्व तो नहीं दिखाते हैं, अपने पद का प्रभुत्व नहीं दिखाते हैं कि हम अधिकारी हैं तो हम तुमको डांटेंगे, हम तुमको दंड देंगे, ये सब कुछ नहीं होता। वहां उनको लोग सहयोग करते हैं और परामर्श देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों की जानकारी देने के लिए कार्यशालाओं यानी वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाता है। अगर नई कोई टेक्नोलॉजी है, नई कोई मेथड है, उसको टीचर्स को बताना है तो उसके लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, मीटिंग बुलाई जाती है और वहां सभी शिक्षकों को उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरा है, यह एक सतत और गतिशील प्रक्रिया, यानी यह कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस है। यह एक बार की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है बल्कि निरंतर चलने वाली। यानी किसी भी स्कूल कॉलेज में जाके जो अधिकारी लोग होते हैं निरीक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार जाके वहां जो कुछ बता दिए फिर उसको भूल जाएंगे, नहीं। हर समय पर परिस्थितियों के अनुसार वहां पर जाते रहते हैं और बदलाव के बारे में वहां पर काम करवाते रहते हैं और उनको सुझाव देते रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, समय समय पर कक्षा निरीक्षण, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किया जाता है और रिपोर्ट तैयार की जाती है। चौथी प्रकृति क्या है कि यह शिक्षकों के लिए सहायक होती है। इसका उद्देश्य शिक्षकों की आलोचना करना नहीं होता है बल्कि उन्हें सुधारने और सशक्त बनाने में मदद करना। यानी जो वरिष्ठ अधिकारी लोग विद्यालयों में जाते हैं वो टीचरों की कमी निकालने के लिए नहीं जाते हैं, उनकी बुराई करने के लिए नहीं जाते, आलोचना करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि उनकी कमियों को देखकर उनको सुधार करने का तरीका बताने के लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक वरिष्ठ शिक्षक जूनियर शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन की कुशलता सिखाता है। यानी एक सीनियर टीचर है और उसको बहुत कुछ पता है तो अपने स्कूल के जूनियर टीचर्स को वो सारी चीजें वो बताता है। ऐसा नहीं है कि वो उनको जाके सुनाने लगता है, डांटने लगता है, ऐसा नहीं होता। अगली प्रकृति है, यह समस्या समाधान पर केंद्रित होता है। यानी पर्यवेक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि किसी स्कूल कॉलेज में गए, घूम के, मिठाई खा के, पानी पी के चले आए, चाय पी के, नहीं। वहां जाने का मतलब है कि उस स्कूल कॉलेज विद्यालय में यदि कोई समस्या है तो उस समस्या की पहचान करेंगे और फिर उसको दूर करने का उपाय बताएंगे और उसको दूर करेंगे। देखिए, पर्यवेक्षण का कार्य समस्याओं को पहचानना और उनको हल करने के लिए सुझाव देना होता है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी स्कूल में छात्रों की उपस्थिति कम है तो पर्यवेक्षक उपयुक्त समाधान सुझाते हैं। अब किसी विद्यालय में कोई अधिकारी गया, उसने वहां देखा कि विद्यालय में बच्चे बहुत कम आते हैं, तो कारण जानेगा कि क्यों कम आते हैं, फिर उसके बाद वो उपाय बताएगा कि ये तरीके अपनाइए, ऐसे आप करिए तो विद्यालय में बच्चे आएंगे। अगली प्रकृति इसकी है कि नवीन शिक्षण पद्धतियों का इसमें समावेश होता है। यानी समय समय पर टीचर्स को नई नई शिक्षण तकनीकों और पद्धतियों से परिचित कराया जाता है और उनको अपने विद्यालय में, क्लास में उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे देखिए, ई लर्निंग और स्मार्ट क्लासरूम के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। देखिए, नई शिक्षा नीति में गवर्नमेंट की योजना क्या है कि अपने देश के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहां पर डिजिटल बोर्ड लगाया जाए। तो डिजिटल बोर्ड लगा देने से नहीं होगा, वहां पर पढ़ाने वाले टीचर्स को भी उसको नॉलेज होना चाहिए, उस पर कैसे पढ़ाया जाएगा, उसका कैसे यूज किया जाएगा। तो इसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के लिए जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जो योग्य अनुभवी अधिकारी होंगे, उनके द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, यानी शिक्षण में सुधार करना, टीचर्स को अच्छे तौर तरीके सिखाना, अच्छी विधियों को बताना। उदाहरण के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है, पाठ्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन, यानी जिस क्लास का बच्चों को जो पाठ्यक्रम सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, नियामक एजेंसियों के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसको सही तरीके से प्रभावी रूप से विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए,
पर्यवेक्षक कक्षा में जाकर यह देखते हैं कि शिक्षक पाठ्यक्रम को सही तरीके से कवर कर रहे हैं या नहीं। क्लासरूम में जाके देखते हैं कि टीचर बच्चों को पूरा पाठ्यक्रम सही से पढ़ा रहा है कि आधा अधूरा थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है और फिर उसके बाद छोड़ दे रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हैं और उसको सही से करने के लिए सुझाव देते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगला उद्देश्य देखिए इसका, प्रशासनिक कार्यों में सुधार। स्कूल प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए भी दिशा निर्देश दिया जाता है। यानी केवल टीचर्स ही नहीं, बाकी वहां के जो प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग हैं उनकी भी दक्षता को बढ़ाने के लिए सुझाव दिया जाता है और उनको मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, स्कूल का जो रिकॉर्ड प्रबंधन है, स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है उसकी जांच की जाती है। यानी स्कूल में जो रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं बच्चों के एडमिशन की, उनकी फीस की, उनके रिजल्ट की, तो इन सारी चीजों को भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए प्रयास करना और उनको दिशा निर्देश प्रदान करना। चौथा उद्देश्य, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना। यदि शिक्षक को किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, उसको कठिनाई हो रही है, तो उसको एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा, अनुभवी लोगों के द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी शिक्षक को तकनीकी शिक्षा में दिक्कत हो रही है तो उसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि किसी टीचर को किसी स्कूल में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर वो सही तरीके से उस चीज का उपयोग करने लगेगा। उसके बाद फिर देखिए, शैक्षिक मानकों का मूल्यांकन भी करना होता है। यानी स्कूलों और कॉलेजों में निर्धारित मानकों की जांच करना। यानी सरकार के द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, जो क्राइटेरिया, मानदंड निर्धारित किए गए हैं, स्कूलों में उनका पालन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों को भी देखा जाता है, जांच की जाती है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, स्कूलों का वार्षिक निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। यानी पूरे वर्ष में किसी स्कूल की, किसी विद्यालय की, किसी कॉलेज की क्या प्रोग्रेस है उसका आकलन करके और सरकार को रिपोर्ट दी जाती है। अब देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। तो देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण का पहला प्रकार होता है प्रशासनिक पर्यवेक्षण, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें स्कूलों और शिक्षकों के प्रशासनिक कार्यों की जांच की जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, शिक्षक की उपस्थिति और छात्रों के नामांकन की जांच। यानी इस प्रकार का जो पर्यवेक्षण होता है उसमें देखा जाता है कि शिक्षक रोज आते हैं कि नहीं विद्यालय में, और फिर वहां पर बच्चों का एडमिशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं। उसके बाद फिर देखिए दूसरा होता है शैक्षिक पर्यवेक्षण, एकेडमिक सुपरविजन। इसमें देखिए शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के सुपरविजन में देखा जाता है कि किसी विद्यालय में बच्चों को किस प्रकार की विधियों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और वहां पर जो पाठ्यक्रम है उसकी क्वालिटी किस प्रकार की है, पाठ्यक्रम जो है सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, शिक्षक कक्षा में छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं इसकी निगरानी करनी। जो अधिकारी होंगे वो क्लास में पीछे जाके बैठ जाएंगे और टीचर पढ़ाता रहता है तो उसको देखते हैं, कुछ बोलते नहीं है, सारी चीजों को वो ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाती है तो फिर ऑफिस में फिर उस शिक्षक को बुलाते हैं और फिर उससे बातें करते हैं, तो उसकी जो कमियां रहती हैं वो उनको बताते हैं और फिर उसको बताते हैं कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। अगला है देखिए नैदानिक परीक्षण, क्लिनिकल सुपरविजन। इसमें देखिए शिक्षकों की कक्षा में शिक्षण शैली का गहराई से विश्लेषण किया जाता है और सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। यानी टीचर्स कक्षा में कैसे पढ़ा रहा है उसको गहराई से पता लगाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसको सुधार का तरीका बताते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पर्यवेक्षक शिक्षकों की शिक्षण तकनीकों का वीडियो रिकॉर्डिंग करके उन्हें विश्लेषण हेतु दिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि केवल क्लास में बैठ के सुनते नहीं उनकी बात, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनके एक एक एक्टिविटी को देखते हैं ध्यान से, और वहां अगर कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है तो उसको सुधार करने के लिए उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगला है देखिए रचनात्मक पर्यवेक्षण, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। इसमें क्या होता है कि नए विचारों, तकनीकों और नवाचारों को लागू करने पर ध्यान दिया जाता है। यानी नई नई टेक्नोलॉजी का, नए नए विचारों को कैसे विद्यालय में लागू किया जाए, बच्चों को उसका लाभ दिया जाए, तो इसके लिए ये रचनात्मक पर्यवेक्षण होता है। उदाहरण के लिए देखिए, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का पर्यवेक्षण किया जाता है। अब देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। तो पहला उदाहरण देखिए क्या है, स्कूल का निरीक्षण, स्कूल इंस्पेक्शन। एक जिला का शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर
सरकारी स्कूलों का दौरा करता है और वहाँ के शिक्षकों को पढ़ाने की शैली, छात्रों की उपलब्धि और प्रशासनिक गतिविधियों की जांच करता है। तो इसका उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, शिक्षक विकास कार्यक्रम, टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक कॉलेज अपने शिक्षकों के लिए नई शिक्षण तकनीकों पर एक कार्यशाला आयोजित करता है ताकि वे आधुनिक शिक्षण विधियों को अपना सके। तीसरा उदाहरण देखिए, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन समीक्षा, क्यूरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। एक स्कूल में पर्यवेक्षक यह जांच करते हैं कि क्या शिक्षक पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा में पूरा कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये 3 इसके उदाहरण थे। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण केवल शिक्षकों और स्कूल प्रशासन की निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली को सुधारने, शिक्षकों का मार्गदर्शन करने और छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करती है। यानी यह केवल जांचना नहीं है बल्कि उनको सुधारना भी है, उनको नई नई तरीकों को सिखाना भी है, उनके ऊपर अधिकार नहीं जमाना है, उनके ऊपर अपनी धौंस नहीं जमानी है। यह एक सतत और विकासशील प्रक्रिया है जो शिक्षकों और छात्रों के विकास में सहायक होती है। इसका उद्देश्य केवल कमियां निकालना नहीं है बल्कि समस्याओं का समाधान करना है और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। यानी इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर विद्यालयों का समय समय पर पर्यवेक्षण न किया जाए, अधिकारी सही तरीके से न पर्यवेक्षण करें। आजकल देखिए क्या होता है कि बहुत से अधिकारी जो है खाना पूर्ति करते हैं, वो जाते हैं स्कूलों में, ऑफिस में बैठे रहते हैं, नाश्ता पानी आता है, खाते पीते हैं और फिर वहां से चले आते हैं। तो लेकिन जो अच्छे अधिकारी होते हैं वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से जांच करते हैं, फिर वहां सलाह देते हैं, वहां समय देते हैं। तो इससे क्या होता है कि विद्यालय में जो शिक्षा प्रणाली है वो बेहतर होती है, अब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। ठीक है, आप देखिए आगे देखते हैं इसके आगे की कि इंस्पेक्शन और पर्यवेक्षण में क्या अंतर होता है, क्या दोनों एक ही होता है? निरीक्षण, इंस्पेक्शन और पर्यवेक्षण। तो देखिए शिक्षा प्रणाली में निरीक्षण, इंस्पेक्शन और पर्यवेक्षण दोनों महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन इन दोनों में मूलभूत अंतर होता है। निरीक्षण देखिए मुख्य रूप से जांच और मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, जबकि पर्यवेक्षण शिक्षकों और शैक्षिक प्रणाली को सुधारने और मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रक्रिया। यानी एक का काम है केवल जांच करना और वहां मूल्यांकन करना, और दूसरे का काम है कि केवल जांच और मूल्यांकन नहीं करना बल्कि वहां सुधार के लिए सुझाव देना और सही मार्गदर्शन प्रदान करना। अब देखिए निरीक्षण का अर्थ देख लेते हैं, इंस्पेक्शन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए निरीक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें किसी शैक्षिक संस्था, शिक्षक या पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी वहां इवैल्यूएशन किया जाता है कि वहां किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कमियों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित मानकों का पालन हो रहा है कि नहीं। यानी वहां पर जो जो कमियां हैं उसको नोटिस किया जाएगा, उसको एक जगह लिखा जाएगा और फिर उच्च अधिकारी को जाके बताया जाएगा कि इस विद्यालय में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। वहां उनको सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, उनको सुझाव नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक रिपोर्ट तैयार कर अपने उच्च अधिकारी के सामने प्रस्तुत की जाएगी। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि एक सरकारी अधिकारी किसी स्कूल में जाकर यह जांच करता है कि शिक्षक समय पर उपस्थित हो रहे हैं या नहीं, स्कूल में पाठ्यक्रम को सही तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं। इसका निरीक्षण करके वो चले आते हैं और फिर अपने उच्च अधिकारी को ये सारी चीजें रिपोर्ट करते हैं। देखिए पर्यवेक्षण का भी हम लोगों ने ऊपर अर्थ देखा था कि पर्यवेक्षण क्या है, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, और वो क्या है कि मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली को मार्गदर्शन देना है, सहायता करना है और उनके विकास में मदद करना है। इसमें केवल मूल्यांकन ही नहीं बल्कि सुधार और प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाता है। यानी जब वो लोग रिपोर्ट लेकर आएंगे कि ये विद्यालय में ऐसी ऐसी समस्या है, यहाँ ये दिक्कत है, तो जो उच्च अधिकारी रहता है, जो पर्यवेक्षक होता है, सुपरवाइजर होता है, वो इन सारी चीजों को दूर करने का उपाय बताता है, जाके विद्यालय में जाता है और उन सारी चीजों को अपने से खुद से देखता है और फिर उसको कैसे सही किया जाए वो सारे उपाय उसको बताता है। उदाहरण के लिए देखिए
स्कूल के प्रिंसिपल शिक्षकों की कक्षाओं का अवलोकन करते हैं और उन्हें शिक्षण में सुधार के लिए सुझाव देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी क्लासेस में घूम घूम के ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं कि शिक्षक बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर किसी शिक्षक के पढ़ाने के तौर तरीके में कुछ कमी है, कोई गड़बड़ी है, तो उसको अलग से ऑफिस में बैठकर उसके साथ बातें करते हैं और उसको उन सब चीज़ों को सही करने के लिए सुझाव देते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक वरिष्ठ शिक्षक जूनियर शिक्षकों को नई शिक्षण विधियां सिखाता है। अगर कोई सीनियर टीचर है, उसको ढेर सारी शिक्षण विधियां पता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, तो जूनियर टीचर को वो बताता है कि हाँ आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये टॉपिक ऐसे पढ़ाना चाहिए, ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाना चाहिए, तो उनको मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब देखिए निरीक्षण और पर्यवेक्षण के बीच में अंतर क्या होता है, इसको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे अर्थ में देखिए क्या अंतर है। यह एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था या व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। यह शिक्षकों और शैक्षिक प्रणाली को सुधारने और मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रक्रिया है। उद्देश्य के आधार पर देखिए क्या अंतर है। यह कमियों और त्रुटियों की पहचान करता है। इसमें शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली के विकास में मदद करना होता है, केवल कमियां निकालना नहीं होता। प्रक्रिया के आधार पर देखिए क्या अंतर है। यह कठोर और निष्पक्ष होता है। यह सहयोगात्मक और मार्गदर्शी होता है। लक्ष्यों के आधार पर देखिए क्या अंतर होता है कि प्रशासनिक और शैक्षिक मानकों का पालन इसमें सुनिश्चित करना होता है। यहाँ शिक्षकों की सहायता करना और उनकी दक्षता बढ़ाना होता है। यानी यहाँ पर जो प्रशासनिक नियम कानून है, जो मानक है, उसके आधार पर पालन हो रहा है कि नहीं, बस ये चेक करना होता है। इसका मुख्य कार्य के आधार पर देखिए क्या है, निगरानी करना, त्रुटियां निकालना और रिपोर्ट तैयार करना होता है। यहाँ पर शिक्षकों का मार्गदर्शन करना, प्रशिक्षण देना और सुधार लाना होता है। प्रभाव के आधार पर देखिए शिक्षकों पर दबाव बना सकता है। यहाँ पर शिक्षकों को प्रेरित और विकसित किया, यानी दबाव नहीं बनाया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, तो ये अंतर में भी इसी तरीके से आपको लिखना होगा। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सारी चीजें अलग अलग टॉपिक के आधार पर किस प्रकार का अंतर है, किस किस बेस पर क्या क्या अंतर है। जैसे देखिए, एक शिक्षा अधिकारी स्कूल जाकर जांच करता है कि सभी कक्षाएं ठीक से संचालित हो रही हैं या नहीं। इसमें क्या करता है अधिकारी, एक प्रशिक्षक मेंटर जूनियर शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट की बेहतर रणनीतियां सिखाता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में अंतर। अब देखिए इनका निरीक्षण का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि निरीक्षण का उद्देश्य केवल मूल्यांकन और मानकों की जांच करना है, जबकि पर्यवेक्षण शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली को सुधारने और मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रक्रिया है। निरीक्षण कठोर और आधिकारिक होता है, जबकि पर्यवेक्षण सहयोगात्मक और सहायक होता है। एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली के लिए निरीक्षण और पर्यवेक्षण दोनों की आवश्यकता होती है। निरीक्षण से मानकों की जांच होती है और पर्यवेक्षण से शिक्षकों का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही दोनों जरूरी है, क्योंकि निरीक्षण से कमियां पता चलती हैं और पर्यवेक्षण से उनको दूर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण के कुछ प्रकार भी हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि सुपरविजन कितने प्रकार का होता है, तो ढेर सारा हम लोगों ने देखा कि प्रशासनिक, शैक्षिक, नैदानिक। अब शैक्षिक पर्यवेक्षण का कितना प्रकार होता है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों, छात्रों और शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना। इस प्रकार के पर्यवेक्षण के विभिन्न प्रकार होते हैं जो उनके उद्देश्यों, कार्य प्रणाली और प्रभावों के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। जिसमें देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण में पहला होता है प्रशासनिक पर्यवेक्षण, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन। इस प्रकार के पर्यवेक्षण का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्कूल या कॉलेज के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं। इसमें देखा जाता है कि छात्रों की उपस्थिति, टीचर की उपस्थिति, वित्तीय प्रबंधन, वहां पैसे का कैसे लेन देन हो रहा है, पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन कैसे हो रहा है और शैक्षिक नीतियों का पालन किस प्रकार से किया जा रहा है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। उदाहरण के लिए देखिए, एक स्कूल का निरीक्षक किसी स्कूल का दौरा कर यह जांच करता है कि सभी शिक्षक समय पर उपस्थित हैं कि नहीं। उसी प्रकार से उस स्कूल में विद्यार्थियों के नामांकन और ड्रॉप आउट दर की भी समीक्षा की जाती है, यानी वहां पर कितने बच्चों ने एडमिशन कराया, एनरोलमेंट कराया और कितने बच्चों ने क्लास या स्कूल छोड़ दिया, तो ये भी चीजें वहां देखी जाती हैं और उनकी फिर समीक्षा की जाती है। फिर देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण। इस पर्यवेक्षण का उद्देश्य देखिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।
इसमें शिक्षकों को उनके शिक्षण कौशल में सुधार के लिए सुझाव देना है और नए शिक्षण तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका उदाहरण देखिए, एक पर्यवेक्षक कक्षा में जाकर शिक्षक के पढ़ाने की शैली का विश्लेषण करता है और उन्हें सुधार के लिए सुझाव देता है। किसी विद्यालय में नई शिक्षण तकनीकों जैसे स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और डिजिटल लर्निंग को लागू करने के लिए कार्यशाला आयोजित करता है। फिर इसमें देखिए नैदानिक पर्यवेक्षण होता है, यानी इसमें शिक्षकों के शिक्षण प्रदर्शन का गहन विश्लेषण किया जाता है और उनके सुधार के लिए व्यक्तिगत पर्सनल गाइडलाइन दी जाती है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसमें निरीक्षण, विश्लेषण, परामर्श और सुधार की रणनीतियां शामिल होती है। उदाहरण के लिए देखिए, पर्यवेक्षक किसी शिक्षक की कक्षा में जाकर उसकी शिक्षण विधियों का वीडियो रिकॉर्ड करता है और बाद में उस पर चर्चा करके सुधार करने के लिए सुझाव देता है। किसी स्कूल में शिक्षकों की पढ़ाने की दक्षता बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाता है। चौथा है रचनात्मक पर्यवेक्षण या कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। इसमें देखिए क्या होता है कि शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने शिक्षण शैली में नवाचार, इनोवेशन करें और नए शिक्षण उपकरण और तकनीकों का उपयोग करें। यह एक प्रेरणादायक प्रक्रिया भी होती है। उदाहरण के लिए देखिए, स्कूल में शिक्षक नई शिक्षण रणनीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, जैसे कि समस्या आधारित शिक्षण, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना। विज्ञान के शिक्षकों को आधुनिक प्रयोगशालाओं में व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कोई साइंस पढ़ा रहा है तो उसको कहा जाता है कि लैब में जाकर बच्चों को व्यवहारिक रूप से चीजें को करवा के उसको फिर सिखाइए। पांचवा होता है लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, डेमोक्रेटिक सुपरविजन। इसमें देखिए क्या होता है कि शिक्षकों, छात्रों और प्रशासन के बीच परामर्श और सहभागिता पर जोर दिया जाता है। यानी टीचर, स्टूडेंट और वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, आपस में किस प्रकार से सहयोग से काम वहाँ कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की जा रही है। सभी पक्षों की राय को सुना जाता है और निर्णय मिलकर लिए जाते हैं। यानी कोई भी पॉलिसी, कोई भी नियम में बदलाव करना है तो छात्रों से भी सुझाव लिए जाते हैं, टीचर से भी लिए जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं, फिर तक जाके कोई बदलाव किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, विद्यालय में एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य और छात्र मिलकर विद्यालय के सुधार की योजना बनाते हैं। इसमें शिक्षकों को अपनी समस्याओं और सुझावों को खुलकर रखने का अवसर दिया जाता है और उनके सुझावों को नीति निर्माण में शामिल भी किया जाता है। अगला है जो देखिए स्वायत्त पर्यवेक्षण, ऑटोनॉमस सुपरविजन। इसमें देखिए क्या होता है, शिक्षकों को अधिक स्वायत्तता दी जाती है ताकि वे अपनी शिक्षण शैली और रणनीतियों को खुद विकसित कर सके। इसमें न्यूनतम बाहरी हस्तक्षेप होता है, यानी इसमें कोई बीच में इंटरफेयर नहीं करता है। टीचर को पूरी स्वायत्तता दी जाती है, पूरी छूट दी जाती है कि वो अपने क्लास में अपने बच्चों को अपने तरीके से बेहतर शिक्षा प्रदान करे। इसका उदाहरण देखिए, स्कूल के शिक्षकों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपनी कक्षाओं में किस तरह की शिक्षण विधियां अपनाना चाहते हैं, उसको सही तरीके से अपनाएं। कॉलेज के प्रोफेसरों को अपने कोर्स के कुछ हिस्सों को स्वयं डिजाइन करने की अनुमति दी जाती है, यानी वो अपने कोर्स को कैसे खुद से डिजाइन करके बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उनको आजादी दी जाती है। अगला है देखिए वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, साइंटिफिक सुपरविजन। इसमें देखिए क्या होता है, यह पर्यवेक्षण एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। इसमें आंकड़ों, विश्लेषण और अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए, विद्यालयों के परीक्षा परिणामों का विश्लेषण करके शिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है और आवश्यक सुधार किए जाते हैं। यानी कोई विद्यालय है तो वहां पर बच्चों के द्वारा किस प्रकार का रिजल्ट आ रहा है, उसका एक डाटा एकत्रित किया जाता है और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है और अगर उसमें कुछ समस्या है तो उसको दूर करने के लिए रिसर्च किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति, परीक्षा के अंकों और शिक्षण पद्धतियों का डाटा एकत्र करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगला देखिए है व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, पर्सनल सुपरविजन। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में देखिए शिक्षकों या छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन और सहायता दी जाती है ताकि वे अपने कौशल और दक्षता में सुधार कर सके। इसका उदाहरण देखिए, एक स्कूल का प्रधानाचार्य एक नए शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करता है और उसे प्रभावी शिक्षण तकनीकों की
जानकारी देता है। जब देखिए कोई टीचर नया आता है तो प्रिंसिपल उससे पर्सनली बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से, और उससे सही तरीकों को अपनाने के लिए, सही तरीके से पढ़ाने के लिए उसको सुझाव देते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उसके अलावा देखिए जो कमजोर छात्र होते हैं उनको अलग से ट्यूटर प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी पढ़ाई में सुधार कर सके, यानी उनको अलग से शिक्षक दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास कराई जाती है जिससे वो अपने परीक्षा परिणाम में सुधार कर सके, पढ़ाई में सुधार कर सके। अगला है देखिए नैतिक पर्यवेक्षण, मोरल सुपरविजन। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में देखिए छात्रों और शिक्षकों के नैतिक मूल्यों, मोरल वैल्यूज, अनुशासन और आचार संहिता पर ध्यान दिया जाता है। यानी उदाहरण के लिए देखिए छात्रों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। नैतिक शिक्षा का मतलब होता है कि किस प्रकार से बच्चों को अनुशासन में रखना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे बात करना है, किसको किस प्रकार से सम्मान देना है, क्लास में कैसे बैठना है, कब आना है, कब जाना है, कॉलेज का यूनिफॉर्म जो है, स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उसको पहनना है, तो सारी चीजें इसमें आती हैं। शिक्षकों को नैतिक और व्यावसायिक आचार संहिता का पालन करने की प्रेरणा दी जाती है। शिक्षकों को भी दी जाती है कि आपका जो नैतिक मूल्य है, बच्चों को शिक्षा देना, ईमानदारी से शिक्षा देना, तो आपको वो काम करना होगा। और एक स्कूल में, एक विद्यालय में रहने की वजह से आपका जो व्यावसायिक कर्तव्य है उसको भी निभाना, यानी हर समय देखना कि आपके विद्यालय की प्रगति कैसे हो सकती है। आप उन सारी चीज़ों को करेंगे, अपने क्लास में उपयोग करेंगे, अपने अंदर उन सब चीज़ों को समावेशित करेंगे। 10वां है पर्यवेक्षण द्वारा प्रेरणा, मोटिवेशन सुपरविजन। यानी इसका मतलब होता है कि प्रेरणात्मक सुपरविजन, जिससे प्रेरणा मिले। इसमें देखिए शिक्षकों और छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे और अधिक मेहनत कर सके। इसको देखिए क्या कहा जा सकता है कि प्रेरणात्मक सुपरविजन। इसका उदाहरण देखिए, विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित करना और छात्रों की उपलब्धियों को मान्यता देना और उन्हें प्रोत्साहन देना। यानी इसमें जो अच्छा परफॉर्म करने वाले टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनको पुरस्कृत करना, उनको अवार्ड देना, और जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करना, उनको भी सम्मानित करना, उनको भी कोई छोटा मोटा पुरस्कार देना। अब देखिए, अब ये शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकारों से संबंधित क्या कंक्लूजन आ सका कि शैक्षिक पर्यवेक्षण कई प्रकार का हो सकता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षकों का विकास करना, प्रशासनिक सुधार करना, पाठ्यक्रम की जांच करना या नैतिक मूल्य का संवर्धन करना। पर्यवेक्षण का उद्देश्य केवल जांच करना नहीं बल्कि शिक्षकों को सहयोग और मार्गदर्शन देना भी होता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली के लिए देखिए विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षणों का संतुलित उपयोग आवश्यक है ताकि शिक्षण और प्रशासन दोनों का समुचित रूप से विकास हो सके। ठीक है, यानी पर्यवेक्षण के जितने प्रकार हैं, इन प्रकारों का समुचित और संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए। कोई ये नहीं है निश्चित है कि एक ही प्रकार का पर्यवेक्षण बार बार उपयोग किया जाए। जिस प्रकार की पर्यवेक्षण की जरूरत हो विद्यालय में, उस प्रकार का पर्यवेक्षण होना चाहिए, कराना चाहिए और उसको बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, ये अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पर्यवेक्षण के प्रकार ऊपर भी देखे थे, लेकिन वो दूसरे तरीके से थे, ये बहुत बृहद रूप में है। तो इसे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चीजें दोबारा रिपीट हो रही, रिपीट नहीं हो रही। वहां पर क्या था कि वो शॉर्ट क्वेश्चन अगर लिखने के लिए आएगा तो उसमें आप 3-4 प्रकार लिख देंगे। यहाँ क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन जब आपको लिखने के लिए आएगा तो इन सारे पर्यवेक्षण के प्रकारों को आपको लिखना जरूरी हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से करा दिया। तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए और इस तरीके से आपका आज ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ। मैंने अपने अनुसार, अपने तरीके से हर चीज आप लोगों को बताने का प्रयास किया और आप लोग क्वेश्चन जो देखेंगे परीक्षा में आपके इन्हीं से संबंधित आएंगे। इससे बाहर बहुत कम ही चांस है कि आपका क्वेश्चन आए। तो यदि आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन का जवाब अपने आप दे लेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।